Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Dhananjay. गुड आफ्टरनून. एक दो लोग और जुड़ जाएं तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट. कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं धनंजय? गुड आफ्टरनून ज्योत्सना. आप तो शायद पहली बार ही कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आई हो. जितेंद्र, गुड आफ्टरनून. कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो धनंजय? गुड आफ्टरनून मयंक. अच्छा, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आया है और ये आएगा भी नहीं. रीजन बता दूंगा मैं क्यों नहीं आएगा. आगे सभी. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं. सो जो कल हम प्रॉब्लम कर रहे थे दैट वाज फ्रॉम आर्बिट्री मेथड. आई चेक दैट क्वेश्चन. और आप लोग को एक चीज बता दूं कि वो मेथड आउटडेटेड है. हम वो मेथड यूज नहीं करते डिजाइनिंग के लिए. ओके. सो सो हम बहुत सारे प्रपोर्शनिंग करते हैं बहुत सारे तरीके से. जैसे आपके पास पर जो मिक्स डिजाइन है, पहली बात तो मिक्स डिजाइन का मतलब समझ में आना चाहिए. मिक्स डिजाइन यहां पर टारगेट स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी इज ऑब्टेन. मिक्स डिजाइन कर हम जितनी हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, जितनी हमें वर्केबिलिटी चाहिए, जितनी हमें टारगेट स्ट्रेंथ चाहिए, वो सभी चीजें हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं. किसके अंदर पर? किसके अंदर पर? जब हम एक मिक्स बनाते हैं. क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये मिक्स जब भी हम बनाते हैं तो यहां पर मिक्स डिजाइन बनाने के लिए ये जो हम पूरे के पूरे आपके फंक्शन को अचीव करते हैं, फंक्शन को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें बहुत ध्यान से यूज करनी होती है. दैट इज वाटर सीमेंट रेशो. तो किन पर ये सभी चीजें डिपेंडेंट रहती है?
किन सभी चीजों पर आपके पास टारगेट स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जो रहती है आपके पास पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट, और यू कैन से सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट मिक्स या कंसिस्टेंसी ऑफ मिक्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट्स। इन सभी पैरामीटर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, और इनके ही अंदर चेंजेस लेकर आकर हम अपने मिक्स पर एक टारगेट सेट करते हैं। वो टारगेट हो सकता है मेनली स्ट्रेंथ का, प्राइमरी, सेकेंडरी हो सकता है वो वर्केबिलिटी। ओके, क्लियर ना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रपोर्शनिंग करना, कि आप इन एग्रीगेट्स को या फिर इन बाकी सभी चीज की प्रपोर्शनिंग कैसे करते हैं। सो प्रपोर्शनिंग किस तरह से की जाती है। प्रपोर्शनिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। एक जैसे बहुत फेमस है आर्बिट्री मेथड, इसे रफ मेथड भी बोला जाता है। इट इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड। क्या इंडिया में से यूज करते हैं? नहीं यूज करते इसे, है ना, आर्बिट्री मेथड। इसके अलावा फाइननेस मॉड्यूलस मेथड, ऐसे दसों मेथड है जिससे मिक्स डिजाइन की जा सकती है। इंडियन रोड कांग्रेस मेथड, आईएस मेथड, ये बीआईएस ने डिफाइन किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। इंडियन रोड कांग्रेस ने डिफाइन किया है। ओके, सरफेस एरिया मेथड, ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं, है ना। बहुत सारी मेथड है, पूरी मेथड नहीं लिख रहा हूं। सो यहां से मैं बात करता हूं तो किस मेथड से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, या किस मेथड से आज तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है किसी भी एग्जाम में भी। क्वेश्चन जो आईआरसी नहीं पता क्या तुम्हें? आईआरसी 1934 में फॉर्म हुआ था और उसे रजिस्टर्ड करवाया था 1937 में। किसने रजिस्टर्ड करवाया था उसे? एमजी मिशेल ने रजिस्टर्ड करवाया था। एमजी मिशेल का नाम सुना है क्या धनंजय? अब पूछा तो बताओ, एमजी मिशेल को जानते हो क्या? नहीं जानते हो? नहीं जानते? गए वो जहां जाना था उनको, दुनिया छोड़ गए, काफी पुराने थे वो। एमजी मिशेल सेक्रेटरी जनरल थे ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश कंपनी में। उनके एक मुंबई के गवर्नर थे, उनके मतलब आप बोल सकते हो उनके साथ बिलियर्ड्स, सुना है तुमने? बिलियर्ड्स खेला करते थे उनके साथ। किनके साथ? एमजी मिशेल के साथ, जो गवर्नर बनाया था उन्होंने उनको। उनका नाम था क्या? आप गवर्नर या आप उनको बोल दो मजिस्ट्रेट बनाया था उन्हें। उनका नाम था मिस्टर एमआर जयकर। सुना है क्या आप? एमआर जयकर का नाम सुना है क्या? सुना है ना? तो वो जो कमिटी बनी थी जिसने सजेशन दिया था ब्रिटिश कंपनी को रिगार्डिंग दी रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, उस कंपनी उसके क्या बोल सकते हो आप, उस कमिटी के हेड थे। कौन थे? मिस्टर एमआर जयकर। क्यों बनाया गया था पता है ना? समझ आ रहा है क्यों बनाया गया था? इसे बोलते हैं नेपोटिज्म। अपने पहचान वाले को ही कमेटी का हेड बना दो,
तो तब से है नेपोटिज्म। चलो, तो प्रोपोर्शनिंग की इतनी सारी मेथड्स है। अब इन प्रोपोर्शनिंग के मेथड्स में से कौन सी मेथड है जिस पर क्वेश्चन कभी भी आया है या कभी भी क्वेश्चन आएगा? क्लियर? कभी भी क्वेश्चन आया है या कभी भी क्वेश्चन आएगा, वो है ये मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। क्लियर है? आया करते थे, बहुत पुराने टाइम पर आया करते थे, जब हमारे पास पर बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं थी, तब आर्बिट्री मेथड से या एसीआई मेथड से क्वेश्चन आ सकते थे। अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट की मेथड से क्वेश्चन आ सकते थे, क्योंकि उसे हम स्टैंडर्ड मानकर काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आएगा कि मेथड्स क्या क्या थी और किस मेथड में क्या था। इस जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि इन मेथड से बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। पहले मैं क्लियर कर दूं कि इन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप लोग को दिख गया है, लेकिन इस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। नवीन, ठीक है? ठीक है, ओके। तो इन मेथड्स पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी, क्योंकि बहुत सारी मेथड है, ब्रिटिश मेथड भी यूज करते हैं, इंडियन मेथड भी यूज करते हैं, अलग अलग मेथड है, सभी के अपने अलग फॉर्मूले हैं। सो आई एम सेंडिंग वन डॉक्यूमेंट इन योर ग्रुप। आपके ग्रुप में मैं एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूं, वो इसी का है। किसका? मिक्स डिजाइन का, है ना? इफ यू वांट टू रीड, आप इस पर रीड कर सकते हो। और फिर एक और डॉक्यूमेंट यदि आज करोगे, आज समझ लोगे उसको, तो उसमें से पढ़ना कौन सी मेथड? आईएस मेथड पढ़ना, है ना? और आईएस मेथड पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है ना, एक न्यूमेरिकल दिया है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मैंने एक कंपनी का मैंने लिया और उसको खुद से सॉल्व किया, वो जो कंक्रीट बनाना चाह रहे थे, और उनके अकॉर्डिंग ही मैंने रिजल्ट लेकर आया, जो उनकी मशीन बता रही थी, और वही चीज़ मैंने भी लेकर आया कैलकुलेशन से, और वो कैलकुलेशन से मशीन बनी, मशीन से कैलकुलेशन नहीं बना। तो वो चीज़ आप लोग को के साथ शेयर करूंगा। अरे क्यों नहीं दिया भाई, तुमने मांगा ही नहीं, पहली बात। सबके पास है, सबके पास है मटेरियल, मांगा नहीं तुमने। मुझसे मांग रहे हो तो मैं दे रहा हूँ कि नहीं यार? सबसे मांगो, सब देंगे, सबका मटेरियल मैं ही दे दूंगा, पर ज़रूरत हो उतना मांगना जितने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आर्बिट्री मेथड से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको आज सॉल्व कर दिखा दूँ, लेकिन इसका काम नहीं आएगा। ओके, सो जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, क्लियर है? वो कौन सा है? हाँ जी, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं करना है वो कौन सा है आपके पास पर? वो है मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन मत करना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जो भी जा रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो ईएस के लिए क्यों ना कर रहे हो, है ना? मटेरियल थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, वो एस्टिमेशन के पार्ट से आना चाहिए कि कितना कॉन्क्रीट रहेगा, कितनी सीमेंट रहेगी, बस इतना, है ना? और वो भी आपके पास पर कैसा? प्रपोर्शनिंग के बेसिस पर। वो ऐसे क्वेश्चन किए भी ना अपन ने, अरे बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया, यहां पर बोल दे रहा हूं, वो क्वेश्चन बस कर लेना। कैसे वाले करना है? कि आपको बोल दिया कि एक प्रपोर्शन है 1:2:4 का, तो बताओ कोर्स एग्रीगेट कितना रहेगा? निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। 10 मीटर क्यूब में, 10 मीटर क्यूब का कंक्रीट है, तो इसमें कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? बताइए, यस और नो।
बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, यही क्वेश्चन करना है। अब मैं आप लोग को रिजर्व नहीं रख रहा हूं, मैं आप लोग को कह रहा हूं कि ना ऐसा ऐसा ब्रॉड नहीं सोचना है, एग्जाम ऐसा है, सीधा एग्जाम पर सोचो। मिक्स डिजाइन सीखना नहीं, एक क्वेश्चन आया तो उससे मिक्स डिजाइन नहीं सीखना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एमएल गंभीर में, एमएल गंभीर का क्वेश्चन है उस बुक के अंदर पर। आपके पास पर और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, वो निकाल भी लिया आप लोगों ने। तो जो एक क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखना नहीं मिलने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम निकलने भी नहीं वाला और एग्जाम रुकने भी नहीं वाला। तो मिक्स डिजाइन के टॉपिक्स को बड़े ध्यान से और स्पेसिफिकली पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। टू 207, 208 और 209। बताइए। हाँ जी, 207 क्या बता रहे हैं आप लोग? बी, बी बता रहे हैं नवीन, जितेंद्र, मयंक। ओके, चलिए देखते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन बी, वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट इज, बाय वेट देखा जाए तो अब कंपेयर करते हैं स्टेटमेंट से, हायर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, टू दैट बाय वॉल्यूम। बाय वेट क्या आएगी? कम आएगी, है ना, कम आएगी वेट में, वॉल्यूम में ज्यादा आएगी। चलिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट, ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी लेस देन, ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी लेस देन। नवीन तुम बताओ, तुमको उस दिन कंफ्यूजन था भाई थोड़ा, तुम बताओ नवीन। 208 का बता दिया, सी बिल्कुल। चले minimum number of test specimen required for finding compressive strength of concrete are, minimum number of test specimen required for finding the compressive strength of concrete are। हाँ जी, ये बताया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल। सैंपल कितना, सैंपल कितना है? सैंपल 1 है ना। 2010, sorry 210, the freezing point of water, at freezing point of water concrete, जितेंद्र फ्रीली, धनंजय बी और डी, स्लोली और डज नॉट सेट।
सेट तो करेगा ना। अरे केमिकल के साथ वाटर का रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगा क्या? मयंक बताओ भाई, नवीन ए और बी में बोल रहा हूं। ज्योत्सना बी लग रहा है आपको? ध्यान से सुना है। एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या फर्क आएगा रिएक्शन में? रिएक्शन के साथ क्या होगा? रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, काफी स्लो हो जाएगी। नाउ अब क्या सेटिंग भी स्लो होगी, तो वही जिस रेट से रिएक्शन हो रही है उसी रेट से सेटिंग होगी, लेकिन इस रिएक्शन का रेट डिसाइडेड नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? यदि मैं बात कर रहा हूं 10 डिग्री पर या 5 डिग्री पर या 15 डिग्री पर या 25 डिग्री पर, इन किसी भी डिग्री पर रेट आपके पास पर स्लो हो जाएगा, लेकिन यू डोंट नो कि रेट कितना स्लो हुआ है। यदि स्लो रेट हुआ है तो स्लो सेटिंग होगी, लेकिन इफ यू डोंट नो कि वो रेट जो है आपके पास सर कितना स्लो हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना स्लो हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? जब तक रेट पता नहीं रहेगा स्लो का, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि कितना स्लो हुआ है। तो जैसा आपने यहां पर टिक कर दिया सर सेट होगा स्लोली। स्लो मतलब कितना स्लो, फास्ट मतलब कितना फास्ट, करते ना अपन बात? अरे करते कि नहीं? रैपिड सेटिंग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में पूछते कितना रैपिड है ना, बात करते कि रैपिड हार्डनिंग में कितना रैपिड, कितना जल्दी स्ट्रेंथ देता है। तो यहां पर यदि अपन बात करते हैं स्लोली सेट करेगा तो कितने दिन में सेट कर जाएगा। आ रही बात समझ में किस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं? धनंजय, जितेंद्र, रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपको ये पता नहीं है कि रेट कितना स्लो हुआ है, तो आप ये डिसाइड भी नहीं कर सकते कि ये कितने दिनों में सेट हो जाएगा। मतलब सर ये एक दिन का, ये 30 मिनट का जो सेट होने वाला था ना, वो 30 घंटे में होगा। पता है क्या टाइम एग्जैक्टली? यू डोंट नो, यू डोंट नो सर। वो 30 घंटे में भी हो सकता है, वो आपके पास 10 घंटे में भी हो सकता है, 15 घंटे में भी हो सकता है, 16 घंटे में भी हो सकता है। आ रही बात समझ? क्लियर है? तो यदि आपको पता नहीं है कि उसका रेट कितना स्लो होगा, तो आप इसको स्लो रेट ना बोलकर आप इसे क्या बोलेंगे? फ्रीली सेट होना। किसी को फ्री कर दे तो आजाद करता है, तो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, तो एक कंक्रीट भी अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बिल्कुल होगा ना। अरे बाबा मेरी बात समझो, हम क्या बोलते हैं, जिस भी सीमेंट को हम कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे से, सभी को 27 डिग्री पर कंपेयर करते हैं कि 27 डिग्री पर उसकी कंक्रीटिंग होगी, मिक्सिंग होगी। 27 डिग्री एटमॉस्फेयर भी, और आपके पास का जो वाटर रहेगा वो आपके पास में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रहेगा। उस पर जब हम उस वाटर को मिक्स करेंगे, तो वाटर को मिक्स करने के बाद आपके पास पर इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जो रहेगा उसके अंदर अपन बात करते हैं। सभी सीमेंट को उसी में कंपेयर करते हैं। किसी भी सीमेंट को ऐसे कंपेयर नहीं किया कि सर एक सीमेंट को अब मैं 27 डिग्री पर कर रहा हूं और एक सीमेंट को यदि मैं 25 डिग्री पर कर रहा हूं, एक सीमेंट को मैं 10 डिग्री पर कर रहा हूं, तो क्या होगा। इवन ओपीसी, एक ही तरह की सीमेंट ओपीसी, उसी सीमेंट को यदि अलग अलग टेम्परेचर पर करोगे तो उसका अलग अलग सेटिंग टाइम आएगा, फाइनल सेटिंग टाइम। समझ आ रही जितेंद्र बात? ओपीसी को भी अलग अलग टेम्परेचर में यदि आप मिक्सिंग करते हो तो उसकी भी जो फाइनल और इनिशियल है दोनों का टाइम अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? फ्रीली सेट होना, क्योंकि यू डोंट नो कि वो सेट क्या रहेगा। तो यहां पर रिएक्शन रेट
is not defined, therefore it set rapidly. क्लियर है जितेंद्र? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तब तक बाकी लोग क्वेश्चन करें 11, 12 एंड 13। हाँ जी, if sea water is used for preparing concrete, क्या होगा? ये तो पता होगा 211। अच्छा 12 नहीं पता। It will cause efflorescence. Next, it may corrode the reinforcement. बिल्कुल। It will cause dampness. तीनों के तीनों चीजें सही हैं, तीनों के तीनों चीजें करेक्ट है, इसलिए all of the above. Next, the coefficient of thermal expansion of the cement concrete is, बिल्कुल सही, 12 into 10 to the power -6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। लगभग स्टील का होता है 10-11 के आसपास, लेकिन कंक्रीट का फिक्स की जो बात कर रहे हैं ना, फिक्स की बात तो है नहीं, ये तीनों आपस में ही गलत है। पहली बात तो खुद ही गलत है। ओके, ये तीनों क्यों गलत है? तो अराउंड 10 टू द पावर -6 के आसपास यदि मैं बात करूं तो ये आपको आप देखने को मिलता है 10 से 12, 9 तक भी देखने को मिलता है। क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अब सर ये वेरिएशन क्यों होता है? स्टील का तो फिक्स रहता है, कंक्रीट का वेरिएशन होता है या नहीं होता है? हाँ जी, कंक्रीट का वेरिएशन होगा या नहीं होगा बताइए? हाँ जी, होगा या नहीं होगा? होगा ज्योत्सना। तो बताओ भाई जितेंद्र क्यों होगा? जितेंद्र या नवीन आप में से बताइए क्यों होगा? एग्जैक्टली, सीमेंट कंक्रीट एक इंडिविजुअल मटेरियल नहीं है, उसके अंदर आपने एग्रीगेट डाला, सीमेंट डाला, फाइन एग्रीगेट डाला,
इन सभी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अलग अलग है, इसलिए इस मिक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है इनकी प्रॉपर्टीज से आपके पास पर अफेक्टेड है, इनके अमाउंट से आपके पास पर अफेक्टेड होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके सो आपको इन जनरल आपको इसके आसपास देखने को मिलता है। वैसे तो आपको रेंज दे दी जाएगी कि कोई बोल देगा सर 7 से, तो मैंने मेरे घर पर जो कंक्रीट था वो 7 से 13 के आसपास पर वेरी कर रहा था, तो बिल्कुल सही है। तो बस ये ध्यान रखें कि ये आपके पास पर जब भी दिया जाएगा दैट विल बी इन डिग्री 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट में भी दे सकता है ना, या तो डिग्री सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट में भी दे सकता है। तो फ़ारेनहाइट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना फ़ारेनहाइट में हो जाएगा तो ये 4 से मतलब तकरीबन 5 से 9 के बीच में देखने को मिल जाएगा। 5 to 9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल ग्रेड मतलब बिल्कुल सही बात है जितेंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, वाइल डिजाइनिंग एन एयर इंटर्न कॉन्क्रीट, क्या होगा? क्या बताया आप लोगों ने इसका आंसर? डी बताया, मयंक ने बताया डी, धनंजय ने बताया डी, नवीन बता रहे हैं डी। ओके, वाइल डिजाइनिंग एन एयर इंटर्न कॉन्क्रीट वाटर सीमेंट रेशियो इज रिड्यूस्ड, proportioning of aggregate is reduced, all allowance of the entrant air is made, strength of concrete is reduced. water cement ratio में कोई फर्क नहीं, proportioning of air in aggregate नहीं, an allowance for the entrant बिल्कुल अलाउ नहीं करते। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन करेक्ट ही है। स्ट्रेंथ चेंज होती है मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा। रिड्यूस, देखो रिड्यूस वर्ड करने का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस यदि 10 मेगा पास्कल है तो 2 मेगा पास्कल भी रिड्यूस कराती है। कल का क्विज का टाइम है 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30। नवीन 11:30 है कल का क्विज का टाइम। नहीं, एयर इंट्रेंट कंक्रीट के अंदर पर हम अलग से एयर नहीं डालते ना, अलग से एयर डालते क्या ज्योत्सना? अलग से एयर को अलाउ करते हैं क्या? एंड अलाउंस फॉर द इंट्रेंट एयर इज मेड, क्या अलग से एयर डालते हैं उसके अंदर? नहीं, हम उसे किस लिए बनाते हैं? इसको वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बनाते हैं। हम इसको वर्केबिलिटी, यहां पर क्या लिखा है? एन अलाउंस फॉर द इंट्रेंट एयर इज मेड, हम पहले से अलाउ करते हैं कि एयर उसके अंदर पर आकर इंटरप्ट हो जाए अंदर पर। हम एयर के लिए नहीं करते, हम करते हैं किसके लिए? वर्केबिलिटी के लिए करते हैं। कि वर्केबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? एक बबल बना लेते हैं, वो बबल आपके पास पर क्रिएट हो जाता है, और वो बबल क्रिएट होने के बाद आपके पास पर कंक्रीट जो है क्या ज्योत्सना, एयर अपन एयर डालते हैं क्या उसके अंदर? क्या बोल रहे हो? मतलब समझ नहीं आया मेरे को आपका कमेंट। क्या एयर डालते हैं नहीं डालते, क्या बोल रहे हो आप? एयर अलग से डालते हैं अपन? है ना, नहीं डालते ना। तो ये बोल रहा है एन अलाउंस, पहले से हम अलाउ करते हैं कि एयर आ जाए अंदर, है ना। तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है। अब ये पॉइंट बोल रहा है डी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज रिड्यूस्ड। ये इसलिए देखिए रिड्यूस वैसे नहीं होती कि 20 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ मिल रही तो 2 मेगा पास्कल की मिल रही है। 20 मिलती है तो 18, 19, 17 इसके आसपास ही मिलती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता।
अब वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाया है कंक्रीट, क्योंकि जो एयर बबल रहती है, एयर बबल आपके पास पर एयर जो रहती है, एयर इंटर्न जो होती है वो बबल्स के फॉर्म में होती है, और वो आपके पास पर ब्रेक होता है और उसके बाद आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ओके, तो जितनी ज्यादा आपके पास पर इंटर्न एयर रहेगी, वो जितनी ज्यादा आपके पास पर बाहर निकल जाएगी, उतना ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को उतना ही आपको आपकी टारगेट स्ट्रेंथ अचीव करने में आसानी होगी। एल्स आपके थोड़ा बहुत एयर यदि रह जाएगी तो रिड्यूस कर देगी वो स्ट्रेंथ को। क्या कैसे करते हैं भाई, क्या कैसे करते हैं जितेंद्र? हाँ, अरे भाई एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं ना, एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं उसके अंदर पर, एडमिक्सचर्स के यूज से करते हैं। ठीक है, कहां पर यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? तो जैसे जहां पर ना मैंने बताया भी था, शायद आप लोग को याद हो, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, क्रैक जनरेट होने वाले, तो वहां पर अपन एयर बबल पहले से जनरेट करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एयर बबल रिमूव हो जाते हैं, वर्केबिलिटी भी मिल जाती है और वो एयर बबल रिमूव हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। मतलब टेम्परेचर से कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्शन चाहता था वो भी हो गया, और कंक्रीट में कोई क्रैक या फेलियर भी नहीं आया। तो मतलब जहां पर आपके पास, जैसे अपन बात करते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है ना, जहां का कोल्ड वेदर कंडीशन रहती है, वहां पर अपन इस तरह के कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, वो साइकिल का पंप होता है ना, साइकिल के पंप को ऐसे लगा देते और इधर से हवा भरते कंक्रीट के अंदर। जितेंद्र, अरे बता रहा हूं केमिकल से करते। इसलिए तो हम लोग यूज करते हैं कौन सा, जहां पर आपके पास फ्रॉस्ट एक्शन होता है ना, वहां पर एयर एंट्रेंट कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास पर फर्दर जो बाद में जो क्रैक आने वाले ना, वो क्रैक ना आए, वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एयर आपके पास पर ना धीरे धीरे रिमूव होती है। अब आप बोल रहे कि सर सेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन इट इज बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉल होने की वजह से। और जैसे ही आपने कंक्रीट डाला ना, कंक्रीट डालने के बाद आपके पास पर टेम्परेचर फॉल होगा, यदि कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाता है तो वहां पर क्रैक देखने को मिलेगा। क्रैक यदि एयर एंट्रेंट कंक्रीट रहेगा जिसके अंदर पर एयर अवेलेबल रहेगी, तो इनिशियल स्टेज में उसके अंदर पर क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, और यदि आप बोल रहे हो कि सर फाइनल स्टेज पर तो मतलब 1 साल के बाद तो क्रैक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्टिव वहां पर यदि गैप नहीं छोड़ा है तो बिल्कुल क्रैक आएगा। फिर तो चाहे आप कौन सा कंक्रीट यूज कर लो, आपको यदि विदाउट कंक्रीट, विदाउट यदि स्टील बार यदि यूज करें तो हर 4.5 मीटर के बाद आपको एक क्रैक छोड़ना पड़ेगा, एक हेयर क्रैक खुद बनाना होगा। ओके, नेक्स्ट 214 215 216 217। मेरे को जो लग रहा है ना, ये जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, इससे नहीं, ज्वाइंट नहीं बोलते उसको, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, वैसे ज्वाइंट बोलना बोल लो उसको, लेकिन उसको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट नहीं बोलते, उसे गैप भी बोल सकते हैं अपन। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ अभी ज्वाइंट। हाँ, क्या बोल कर रहा था मैं, हाँ, तो ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ऐसे पूरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो जाने वाला है आपका पूरा का पूरा। लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं आए, आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन यदि आते रहते तो इनमें ईयर लिखा हुआ रहता है। जो क्वेश्चन आया मैं उसके बारे में बता भी दूंगा कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 214 215 216 बताइए। टू वेट concrete may cause segregation, low density, weakness of concrete. Okay, non-uniform compaction may cause the concrete, non-uniform compaction, reduce strength, porous, non-homogeneous। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सर, फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉज, increase workability, decrease workability, no change in workability, all of the above। हाँ जी,
हाँ जी बताइए, एक कर बात करते हैं। सबसे पहला, टू वेट कॉन्क्रीट में भी मे कॉज क्या करेगा भाई? लिखा है क्या आप लोगों ने ऑप्शन? 214 का, 214 का दिख रहा है मुझे, डी 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 ऑल डी नहीं, 215 का लिखा है, ठीक है। टू वेट कंक्रीट सेग्रीगेशन हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो गया, उससे वीकनेस ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो सकती है आपके पास, पर तीनों सही है ना? मतलब अच्छा क्वेश्चंस बना सकते थे इसको, फिर भी इन्होंने बहुत बेकार सा क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन में कॉज्ड, हाँ जी ऑप्शन 215 का, 215 का क्या बताएं? ऑल बता रहे हैं, ऑल बता रहे हैं, हाँ जी 215 का। स्लम इज मोर भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन कंक्रीट प्रॉपरली मिक्स हुआ भी है या नहीं हुआ है? देखो ज्यादा वेट कर दोगे ना तो हो सकता है कि मिक्सिंग भी प्रॉपरली ना हो, पानी पानी अलग भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है उसमें, सेग्रीगेशन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा तो, है ना? चलिए 215, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन, यदि यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट नहीं करेगा तो रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही, पोरस बनाएगा, नॉन होमोजेनियस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 216, फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉज, क्या लिखा है इसका? 216 का बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं ज्योत्सना, ए बता रहे हैं मयंक, और बी बता रहे हैं धनंजय। नवीन बताओ क्या है भाई इसका? जितेंद्र, धनंजय तुम भी बताओ इसका क्या है? ओके बता रहे, ठीक है देखते हैं। फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है ना, क्या बोल रहा है? डिक्रीज, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो ना, जिसने किसी ने बोला था समझ नहीं आया ना, इसको देखो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने का मतलब sufficient cement paste is not available, ओके और जब डिक्रीज करेगा तो sufficient paste, sufficient cement paste is available, क्लियर है? इधर देखो, ये समझ आया? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यदि इंक्रीज करता है तो सफिशिएंट सीमेंट पेस्ट इज नॉट अवेलेबल, एग्रीगेट बढ़ रहा है, हो सकता है सीमेंट कांस्टेंट हो, है ना? वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट कर दिया तो आपने, हो सकता है सीमेंट कांस्टेंट हो, एग्रीगेट बढ़ रहा है, यदि एग्रीगेट बढ़ रहा है आपके पास पर तो एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सीमेंट पेस्ट प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं रहेगा, लीन कॉन्क्रीट हो जाएगा। और वहीं पर इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज करता है तो इट इज जस्ट अपोजिट, सीमेंट पेस्ट अवेलेबल रहेगा, सीमेंट पेस्ट अवेलेबल रहेगा तो रिच कंक्रीट रहेगा, और रिच कंक्रीट का वर्केबिलिटी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्लियर है? फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेज इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, क्लियर है? किसी ने बी लिखा था, जितेंद्र ने नो लिखा था, जितेंद्र समझ आया? बी लिखा था धनंजय, समझ आया? धनंजय चलो कोई बात, 217 218, राजकुमारी शर्मा जी ने आप लोग को कोई फाइल सेंड की है क्या? हाँ जी बताइए, आप लोग को कोई फाइल सेंड की है क्या? नवी या इसने किया है अपना जितेंद्र ने? जितेंद्र ने कोई फाइल सेंड करा सभी को? जितेंद्र ने किया क्या सभी को?
ग्रुप में नहीं आई होगी, इंडिविजुअली सेंड किया होगा। अरे जितेंद्र, तुमको फाइल सेंड किया था ना मैंने। हाँ उसमें कर लेना, उसमें कर लेना, ठीक है, उसमें कर देना जो भेजा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 और 218। कॉम्पैक्शन फैक्टर, हाँ ये तो बता सकते हो भाई, 0.95 से 1 तक क्या होता है, हाई होता है, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, मीडियम। नेक्स्ट, in presence of entrant air result in reduced bleeding, lower density, decreased strength at all ages, all of the above। डेंसिटी को लो कर देगा, डिक्रीज, ये 2 पॉइंट सीधे से आपको समझ में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा इन दोनों के ऑप्शन के साथ। अब बात करते हैं इसके साथ रिड्यूस ब्लीडिंग। ओके, यदि एयर एंट्रेंट हो जाएगी आपके पास पर, तो आपके पास पर वर्केबिलिटी ज्यादा हो सकती है और ब्लीडिंग को ये बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है यदि एयर एंट्रेंट हो जाएगी आपके पास पर। तो चलिए 218 का ऑप्शन डी। टू 119 अभी हो रहा है हीरो, हमेशा नहीं होगा। रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इज पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड एडमिक्सचर वेरीज फ्रॉम। रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इज पॉसिबल by the use of plasticizer and admixtures। कितना रिडक्शन हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सही है, 5 से 15% तक का रिडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। ये क्वेश्चन आया भी था ना शायद आप लोग के उसमें क्विज में। बिल्कुल, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जितना जल्दी आपके पास पर सेट भी हो जाएगी और ओपीसी से जल्दी आपको स्ट्रेंथ भी दे देगी, तो इसके अंदर पर क्यूरिंग पीरियड इसका कम रहेगा, है ना। क्यूरिंग पीरियड कम क्यों रहेगा? क्योंकि क्यूरिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक रिएक्शन चल रही है तब तक मॉइस्चर कंटेंट जो है आपके पास पर अवेलेबल रहे, प्रेजेंट रहे, ताकि आपके पास पर कैपिलरी पोर्स में से मॉइस्चर जो है वो आपके पास पर एनवायरमेंट में ना चला जाए और लैकिंग ऑफ वाटर ना हो जाए, इसलिए अपन क्यूरिंग करते हैं, है ना। लो हीट सीमेंट में सबसे ज्यादा होगा क्यूरिंग पीरियड, इस पर लीस्ट होगा, इस पर मैक्सिमम होगा। इसीलिए अधिकतर बार इसको वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के साथ बना देते हैं। तो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के साथ इसे बना देते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है क्या सभी को? तो ये भी पता रहना चाहिए, ये भी पता रहना चाहिए। ऑटो क्यूरिंग, हाँ बस ऑटो क्यूरिंग बोलना है, ऑटो क्यूरिंग बोलो, उसे जो बोलना है वो बोलो। 220 के, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है अभी,
अभी है ए करेक्ट, मिनिमम पूछा है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 221 और 222 फॉर अ सेटिस्फैक्टरी वर्केबल कॉन्क्रीट with a constant water cement ratio increase in aggregate cement ratio. For a satisfactory workable concrete with constant water cement ratio increase in aggregate cement ratio. हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई? फॉर अ satisfactory workable concrete a constant water cement ratio increase in aggregate cement ratio. ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहां पर क्या लिखा है ध्यान से देखें ना, जितनों ने बता दिया बहुत सही, पहली बार में नहीं बताया तो क्वेश्चन को बस देखना है यहां पर कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्या लिखा है? कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो के लिए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यदि इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा तो फिर सीमेंट पेस्ट जो रहेगा वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। सीमेंट पेस्ट यदि सफिशिएंट नहीं रहता दैट इट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। बिल्कुल सही। एज कंपेयर टू मॉइस्चर क्यूर्ड कॉन्क्रीट द परमिएबिलिटी ऑफ स्टीम क्यूरिंग कॉन्क्रीट इज, परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? परमिएबिलिटी 221 का बिल्कुल भी बताया सही है। अरे 221 222 का बताओ, ज्योत्सना ने बताया 222 का, 222 का बताए बाकी लोग। एज कंपेयर टू मॉइस्चर cured concrete the permeability of steam cured concrete is, जिसकी स्टीम से क्यूरिंग हुई है और जिसकी मॉइस्चर से क्यूरिंग हुई है, तो किस कंक्रीट की परमेबिलिटी ज्यादा होगी? हाँ जी, करेक्ट है। ज्योत्सना बोल रही, नवीन बोल रहा, मयंक बोल रहा, बाकी लोग? धनंजय, जितेंद्र, धनंजय और जितेंद्र बताओ भाई। धनंजय मेरी बात को समझो आप कि जो कंक्रीट है उसमें मॉइस्चर अंदर तक इंटर कर रहा है। यदि सिर्फ स्टीम ही इंटर कर रही है, स्टीम इंटर कर जा रही है, बाकी की चीज इंटर नहीं कर पा रही है, मतलब परमेबिलिटी क्या है उसकी? ज्यादा है कम है? जिसमें सिर्फ स्टीम इंटर कर पा रही, आ रही बात समझ? तो यहां पर बोल रहा है कि एज कंपेयर टू मॉइस्चर्ड क्योर्ड कंक्रीट, जिसकी मॉइस्चर से क्यूरिंग की गई है, और परमेबिलिटी ऑफ स्टीम क्योर्ड कंक्रीट, जिसकी स्टीम क्यूरिंग से की गई है, तो किसमें परमेबिलिटी ज्यादा होगी? यदि मॉइस्चर अंदर जाता है आपके पास पर, मतलब पोर्स रहता है तभी तो मॉइस्चर जाता है, और पोर्स नहीं है तो मॉइस्चर नहीं गया, और पोर्स यदि थे तब मॉइस्चर चला गया, कहने का मतलब है कि वो ज्यादा परमेबल था, और जिसमें सिर्फ स्टीम गई है तो वो कम परमेबल था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। The aggregate possessing well defined edges formed at intersection of roughly planar face are called, हाँ जी, the aggregate possessing well defined edges formed at the intersection of roughly planar
फेस आर कॉल्ड, क्या बोला जाएगा एग्रीगेट को? हाँ बोल सक, क्लोज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझा नहीं मैं पहली बात तो धनंजय, क्या बोलना चाह रहे हो? 216 और 221 कंफ्यूजिंग है, कौन सा भाई? हाँ क्या कंफ्यूजिंग है भाई, क्या कंफ्यूजिंग है नवीन इसमें? अरे ध्यान से समझो भाई, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, क्या होगी वर्केबिलिटी? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही बोला ना, डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा तो सफिशिएंट पेस्ट इज अवेलेबल, सफिशिएंट पेस्ट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, 21 कहाँ है? 21 यह है 21, फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्केबल कॉन्क्रीट विथ अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। Sufficient paste is not available, ठीक है। अब sufficient paste is not available, एग्रीगेट है, पेस्ट जो है आपके पास पर बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं है, ये एग्रीगेट से इतना ही कवर कर पा रहा है, ये दो एग्रीगेट आपस में, इनके पास पर पेस्ट है, इधर पर बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं है, एग्रीगेट की पूरी सरफेस कवर नहीं हो पाएगी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यदि बढ़ जाएगा ना नवीन, तो एग्रीगेट की पूरी सरफेस ना सीमेंट पेस्ट से कवर नहीं हो पाएगी। एग्रीगेट स्ट्रेंथ देता है माना, लेकिन जब वो बाउंडेड रहते हैं, जब लॉक्ड रहते हैं तभी स्ट्रेंथ देते हैं, डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में स्ट्रेंथ नहीं देते। आ रही बात समझ में? अरे भाई ऐसा ऐसा दूर से नहीं फेंकते ना स्टीम, पास से करते ना स्टीम क्यूरिंग, पास से करते स्टीम क्यूरिंग धनंजय, दूर से नहीं करते। नवीन बात समझ में आई मैं क्या बोला? नवीन रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा, अब इस पर देखो, इस पूरे मिक्स के अंदर पर ये है आपके पास पर एक कंटेनर, इसके अंदर एग्रीगेट है ना? लेकिन आपके पास पर एग्रीगेट बहुत ज्यादा हो गए और पेस्ट बहुत कम है, पेस्ट यदि बहुत कम है तो, पेस्ट यदि बहुत कम है तो क्या होगा? पेस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? बस ऐसा है, यदि पेस्ट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? यही तो है आपके पास पर,
एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का बढ़ना, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सफिशिएंट पेस्ट इज नॉट अवेलेबल। यदि पेस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो एग्रीगेट आपके पास सर बाउंड नहीं हो पाएंगे आपस में। यदि नहीं हो पाए तो जब आप इन पर लोड लगाएंगे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और डिसइंटीग्रेट हो गए लोड लगाने पर, कम लोड पर, तो स्ट्रेंथ क्या आई? बहुत कम आई। आ रही बात समझ में नवीन? लेकिन यदि आपके पास पर, अब एक और चीज ये वाला लिखा था, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यदि डिक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिक्रीज होंगे, एग्रीगेट डिक्रीज होंगे, सीमेंट का पेस ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ बिल्कुल रिच रहेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। सीमेंट पेस्ट अवेलेबल है। चले 23, 24, 25 देख रहे थे। The aggregate possessing well-defined edges formed at the intersection of roughly planar face are called। बिल्कुल वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगा वहां। लेकिन ऐसा नहीं है, एक आप एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को कम करते ही चले जा रहे हो तो क्या होगा आपके पास? पर वर्केबिलिटी में इंक्रीज बट स्ट्रेंथ विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि स्ट्रेंथ अल्टीमेटली मिलती है एग्रीगेट से ही है। अब एग्रीगेट रहेंगे ही नहीं, जरूरत से ज्यादा कम कर दिया तो सीमेंट कितना भी अच्छे से बाइंड कर ले, जिसको बाइंड किया वो है ही नहीं, तो फिर स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? समझ रहे हो ना ज्योत्सना? स्ट्रेंथ तो आपके पास पर एग्रीगेट से ही मिलने वाली है। यदि एग्रीगेट को अच्छे से आपने बाइंड करके रखा तो मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। एग्रीगेट को ज्यादा कम कर दिया तो और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। चलिए, द एग्रीगेट पोसिंग वेल डिफाइंड एजेस formed at the intersection of roughly planar face are called। पढ़ा होगा आप लोग, और मैंने आप लोग को मटेरियल काहे के लिए दिया है? सिर्फ सजाने के लिए दिया है क्या? आप लोग को दिया पढ़ने के लिए दिया मटेरियल? मटेरियल पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अलावा कोई मटेरियल दिया क्या? मैंने नहीं दिया ना। सीटी का इसलिए दिया क्योंकि सीटी का आप लोग ने शायद ना पढ़ो, अलग अलग टॉपिक्स भी है उसके अंदर। मैंने वाटर को अलग रखा है, एग्रीगेट को अलग, एडमिक्सचर अलग, सीमेंट अलग, सीमेंट की टेस्टिंग अलग, उसके टेस्टिंग के अलावा उसके टाइप्स वाला पार्ट अलग। पढ़ो आप जाकर। एग्रीगेट प्रोसेसिंग वेल डिफाइंड एजेस फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रफली प्लानर आर नोन एज फ्लैकी एग्रीगेट्स। बाकी लोग नहीं पढ़े? अरे बहुत थ्योरी माना मैंने, पूरा थोड़ी ना पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। पूरा नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बिकॉज आपने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन की है, तो आपको थोड़ा बहुत इतना समझ आया होगा कि कहां से क्वेश्चन इन जनरल देखने को मिलते हैं। तो वो जो मैंने मटेरियल दिया, उस मटेरियल में से उन्हीं टॉपिक को थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करो। अपन ने जो पढ़ा है ना उसको और बढ़ाओ, और एक्स्ट्रा यदि कुछ जान पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं जान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ना कभी देखने को नहीं मिलेंगे आपको, आज तक आया ही नहीं है एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चन। पढ़ना पड़ेगा धनंजय उसको जो मैं दिया हूं, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो फिर मैं पूरे एग्रीगेट्स पढ़ाने लगूं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 कल पढ़ो, कल संडे है, कल पढ़ो उसको आराम से। संडे तो क्या, जब से लॉकडाउन तब से सब संडे संडे, उसको पढ़ो, फिर मैं बताता हूं आपको।
पहले एक बार आप लोग पढ़ो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि थोड़ा आप लोग को पता रहे, तो मैं जीरो से स्टार्ट ना करूं, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिटरमाइन फ्रॉम 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर सिलेंडर एज कंपेयर टू डिटरमाइन फ्रॉम क्यूब. क्या आएगी? लेस आएगी. लॉस एंजलिस मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट. कौन सा टेस्ट करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन या एब्रेशन? एब्रेशन करते हैं. ओके okay? 26 और 27 एडिशन ऑफ शुगर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन. हाँ जी. नवीन, डी लग रहा है क्या? डिक्रीज करता है क्या सेटिंग टाइम? शुगर रिटार्डर है या एक्सेलरेटर है? नवीन, तुम बताओ मुझे. In a mixing, if the desired slum is not obtained, the adjustment of for each concrete slum difference is made by adjusting water content by. हाँ नवीन. ज्यादा डाल देंगे तो एक्सेलरेट करेगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि शुगर की? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्या शुगर की? पहले तो मुझे डिटेल दो, कहाँ से आप अपन पढ़े हैं, कौन सा? शुगर रिटार्डर और एक्सेलरेटर. 15% तक रिटार्डर है एंड मोर देन 2%. 15% तक रिटार्डर एंड मोर देन 2% इट्स एक्सेलरेटर. अच्छा, 0.15% तक रिटार्डर है और 2% से ज़्यादा डाल दोगे तो एक्सेलरेटर हो जाएगी. अच्छा, कहाँ से कंटेंट पढ़ा है? मुझे कंटेंट भेजो.
बता रहा हूं मैं। पहले नवीन कुछ भेजो मुझे, क्या बोल रहे हो आप? कहां से रीड किया, ऑनलाइन या कोई बुक से पढ़ा है, बताओ पहले। क्या बुक से आप बात की थी? गुप्ता राइटर था। क्या बोल रहे हो? शुगर ऐड किया था तो सेट ही नहीं हुआ मेरा घर। अभी है कि नहीं घर? सेट हो गया अभी घर? sugar in concrete. It does not affect much to the strength of concrete. पहली बात। दूसरी बात, मच concrete, पहली बात। दूसरी बात, it should not be more than 2 to 4% of mix, else it will reduce the not reduce, increase the final setting time of cement concrete by 72 hours। 72 घंटे तक ये आपके पास पर फाइनल सेटिंग टाइम को कर सकता है ना? जो कितना होता है आपको पता है, 10 आवर्स होता है, उसको 72 आवर्स तक कर सकता है। एडिशन ऑफ 0.06 will 0.06% will increase setting time to 80 minutes
initial setting time. It slow down the reaction and reduce the heat of hydration rate. ओके इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से रिलेटेड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके इस पर ना बहुत सारे पेपर भी पब्लिश्ड हैं. पेपर पब्लिश्ड है तो आप लोग पेपर पढ़ सकते हैं. पेपर मतलब समझते हैं ना, कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है ना. जर्नल्स भी बहुत सारे पब्लिश्ड है शुगर पर. ऑलमोस्ट जो आपको पेपर मिलेंगे दैट इज एज अ रिटार्डर है ना. एक्सेलरेटर मिलेंगे आपको, एक आध पेपर मिलेगा, लेकिन वो पेपर भी जो आपको पब्लिश मिलेगा ना वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन पर नहीं मिलेगा. ऑथेंटिक पब्लिकेशन मतलब एक पेड वर्जन होता है, एक अनपेड वर्जन होता है, जिसमें आपके पास पर बहुत सारे लोग रिव्यू करने के बाद देते हैं. एक सोसाइटी जिसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर, ये बहुत बड़ा एक ऑनलाइन एक क्लाउड है. उसके अंदर पर आपके पास में बहुत सारी चीज़ों के डिटेल पेपर, मतलब जो भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है ना, बहुत सारे लोग अपने पेपर को वहाँ सबमिट करते हैं. रिसर्च वर्क आपकी है ना, तो आपका रिसर्च वर्क यदि बहुत अच्छा रहता है तो वो पेटेंट करवा लेते हैं, और पेटेंट कराने के बाद यू कैन सेल योर वर्क. किसी को भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट में भी सेल कर सकते हैं. तो वहाँ पर भी की भी बात कर रहा हूँ, तो दे ऑल्सो कंसीडर शुगर एज रिटार्डर, नॉट एज अ एक्सेलरेटर. अब बात होती है, जैसे नवीन बोल रहे थे कि सर उसका कंसंट्रेशन जो है उसको आप अल्टर कर दो ना. मैं तो बोल रहा हूँ कि शुगर यूज्ड एज अ एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर बोथ, बट यू कैन चेंज द कंसंट्रेशन. तो अब बात होती है क्या मिक्स के अंदर पर अपन कंसंट्रेशन शुगर का बहुत ज्यादा डाल सकते हैं? क्या शुगर के कंसंट्रेशन से हमारे पास पर मिक्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? इफ यू इसका यदि मैं बात करूं तो हाँ, ये एज ए एक्सेलरेटर भी काम करता है, लेकिन यदि एज ए एक्सेलरेटर काम करेगा मतलब उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा. यदि कंसंट्रेशन आपने बहुत ज्यादा रखा तो वो मिक्स की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देगा. क्यों अफेक्ट कर देगा? यदि आपने शुगर ही डाल दी, मतलब आपने क्या करा, उस कॉन्क्रीट के अंदर पर एक प्रोपोर्शन शुगर का भी ले लिया. यदि शुगर आपने काफी ज्यादा अमाउंट में डाल दी तो देखने को मिलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो फाइनल स्ट्रेंथ रहेगी वो एग्रीगेट से नहीं मिलेगी. तो आप रिप्लेस किससे कर रहे हो उसको? क्या सीमेंट से कर नहीं सकते? क्या फाइन एग्रीगेट से कर रहे हो या कोर्स एग्रीगेट? दोनों में किसी एक से कर रहे हो. क्लियर है नवीन? मतलब मैं आपको वो भी भेज दूंगा नवीन, जिस पेपर में ये पब्लिश्ड है ना कि ये एक्सेलरेटर है ना, वाला भी वैसे रिटार्डर है. मतलब हमारे कंक्रीट का जो कोड है ना उसके अंदर भी कौन सा कोड है अपना, 10262 है ना मिक्स डिजाइन का, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10262 बिल्कुल 10262. उस कोड में भी आप देखो तो उस वो कोड भी आपको ये बोलता है कि शुगर विल बिहेव एज अ रिटार्डर. ओके चलिए, नेट खत्म हो गया. और यदि आप लोग को आरसीसी के एमएसक्यू करना है, एमएसक्यू आरसीसी के एमएसक्यू करना है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में आते हैं, जिससे आप अपने कंसेप्ट को और अच्छे से जान सकते हो. यदि करना है तो मुझे मिलना कितने बजे? शाम के 7 बजे. शाम के 7 बजे मिलना मुझे किस पर? निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर. वहां पर मैं करवा रहा हूँ आरसीसी के एमएसक्यू प्रॉब्लम, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है, तो आपको सोचना पड़ेगा उस हिसाब से. तो आप आओ, आपको मजा आएगा. चलिए अभी देखते हैं इसमें
कर लिया था कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही था हमारा 226 ही करना था ना, अच्छा वो हो गया है ना। तो अब इसमें क्या है, इंक्रीज सेटिंग टाइम बाय 4 आवर, इंक्रीज सेटिंग टाइम बाय 4 आवर। नहीं, अब इसमें एडिशन शुगर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम, अब इसने पहली बात 4 आवर नहीं होगा इसका, पहली मेरी बात ध्यान से समझे, 10 आवर तो खुद ही होता है, 10 आवर तो क्या होता है आपके पास पर इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम होती है, बिल्कुल ए होगा, ऑप्शन ए होगा इसका, बी नहीं होगा। इंक्रीज बाय 1 आवर, 4 घंटे नहीं बढ़ाता, 80 मिनट तक कर देता इनिशियल सेटिंग टाइम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्स इफ द डिजायर्ड स्लम, in a mix if the desired slum is not obtained, the adjustment for the each concrete slum difference is made by adding water cement by, हाँ जी बताइए। 127, 128 और 129 तीनों दिख रहे हैं आपको, ये तो बता दिया था आप लोगों ने 127 का। ऐसा क्वेश्चन अभी और किया था कहीं पर क्या, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं और किया है क्या, नहीं यही क्वेश्चन था, इसी के बारे में बता रहा था, इसका मैंने आंसर बता दिया था आपको। इन अ मिक्स डिजायर्ड स्लम इज नॉट obtain, the adjustment for each concrete slum difference is made by water contained by, कितना वाटर कंटेंट में वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, क्या करना है सर, सीमेंट एग्रीगेट सभी का एक्सप्लेन कर दो। फिफ्टी % कहाँ है उसमें जितेंद्र, ऑप्शन बी 0.5%। इन अ मिक्स इफ द डिजायर्ड स्लम इज नॉट ऑब्टेन, जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, द एडजस्टमेंट फॉर ईच कॉन्क्रीट स्लम डिफरेंस बाय मेड बाय एडजस्टिंग वाटर बाय, आप वाटर के अंदर पर वेरिएशन करें, वाटर के अंदर पर एडिशन ना 0.5% से आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको यदि डिजायर्ड स्लम नहीं मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है आपको तो आप कम करें 0.5 से, और कम मिल रहा है तो ज्यादा करें 0.5 से, 0.5 के रेशो से आप आगे पीछे करते रहें, मतलब ऐसा नहीं 0.5 ही करे, और कम मिल रहा है तो और 0.5 से और वेरिएशन कर सकते हैं, है ना। तो ये वेरिएशन किस हिसाब से करें आप, 0.5 के हिसाब से। नवीन आप क्या पूछ रहे थे तभी वो बताओ मुझे, एग्रीगेट वाला क्या लिखा था, द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन, बिल्डिंग concrete less than 45, road pavement less than 30, runway concrete less than 30, permissible compressive strength of M15 concrete grade is, ये आ चुका शायद, ये वन कर भी चुका शायद, हाँ नवीन क्या बोल रहे हो, पर बैच एडजस्टमेंट फॉर रिक्वायर्ड स्लम सीमेंट कंक्रीट एंड वाटर सभी का बता देना।
नवीन सीधा जो आप मैं तो बिल्कुल बता दूंगा, मैंने जो आपको कंटेंट दिया ना उसमें सीधा सीधा टेबल दिया हुआ है, सीधा सीधा टेबल दिया हुआ, टेबल सीधा आपको देखना है और कुछ करना ही नहीं है। वो मैंने जो दिया था उसको चेक किया क्या नवीन? वो जो ग्रुप में मैंने भेजा था उसको चेक किया? उसमें देखो उसमें सीधा टेबल दिया हुआ है, उसमें नहीं चेक किया तो अभी जो मैंने अभी भेजा हूं, अभी जो टेलीग्राम में अभी भेजा हूं 11 नंबर का फाइल होगा ये मिक्स डिजाइन का, इसमें चेक करो सीधा सीधा टेबल दिया होगा एडजस्टमेंट का। एक ही फाइल है? कौन सी एक ही फाइल है? अरे पहले कितनी सारी भेजी थी, पहले तो पूरे आपके पास पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा भेजा ना मैंने, और एक अभी भेजा है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का। पहले मैंने 9 चैप्टर भेज चुका हूं नवीन, और अभी एक भेजा है 11 चैप्टर। ओके नेक्स्ट, बिल्डिंग कंक्रीट इज लेस देन, क्या बोल रहा है? अच्छा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, बिल्कुल एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू पहले तो बात करते हैं। रोड पेमेंट बात करो, इससे मैं बात करता हूं, दिस इज फॉर नेशनल हाईवे एंड दिस इज फॉर एक्सप्रेस वे या रनवे। एक्सप्रेस वे, रनवे, नेशनल हाईवे तीनों पर इंपैक्ट वैल्यू सेम ही है, करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। बिल्डिंग कंक्रीट में लेस देन 45, बिल्डिंग कंक्रीट में आपके पास 40% और 45% दोनों हो सकता है यदि बिल्डिंग पर आपके पास पर व्हीकल मूव कर रहे हैं। जैसे आपके पास पर यदि मैं बात करता हूं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन बोलते हैं पार्किंग लॉट, है ना। यदि पार्किंग लॉट यदि आपके पास पर है, मल्टी लेवल पार्किंग लॉट यदि जैसे आपने आरसीसी से बनाया है तो वहां पर 40% है ना, वहां पर 40% है, ठीक है, वो भी 40% है आपके पास पर। उसके अलावा यदि आपके पास पर रोड है, आरसीसी की पेमेंट है तो वहां पर 30% ही है, ठीक है। इसके लिए ये भी सही है। अब ये आरसीसी बिल्डिंग अब इतने बताया नहीं है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। नेक्स्ट इसका आंसर ये हो जाएगा, यूनिट बस चेंज है। परमिसिबल कंक्रीट की ग्रेड क्या होगी, एफसी के कितना हो जाएगा, M15 है तो यूनिट में यदि बात करो तो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट वाइज यू कैन कन्वर्ट इट। कौन सा 227? इन अ मिक्स इफ डिजायर्ड स्लम इज नॉट obtained, यदि एक मिक्स बना रहे हो और जितना आप चाहते हो उतना स्लम नहीं मिलता है, यदि एक आप मिक्स बनाते हो और जितना आपने स्लम की कोशिश उम्मीद की थी उतना यदि नहीं मिला, तो द एडजस्टमेंट फॉर ईच कॉन्क्रीट स्लम, तो जितना भी जो भी आपका स्लम रहेगा उसमें कितना एडजस्टमेंट करेंगे आप। एडजस्टमेंट किसका? डिफरेंस इज मेड बाय एडजस्टिंग वाटर कंटेंट बाय स्लम डिफरेंस। तो जो आपके स्लम डिफरेंस आएगा उसमें आप वाटर का एडजस्टमेंट कितना करेंगे। जो आप नया स्लम जो बनाएंगे, आपने सोचा फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 45 का स्लम चाहिए, 50 का स्लम चाहिए और आया 40, तो आप एडजस्टमेंट करें, जितना भी वाटर डाला था उसमें आप क्या करें, वाटर ऐड करें 0.5 का परसेंट का, और उसके बाद आप चेक करें कि क्या आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है 130 230, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ द कॉन्क्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट इज एडेड। ये रफ मिक्सिंग की बात कर रहा है। हाँ जी, बताइए, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे? नहीं, ज्योत्सना गलत, 5% से ज्यादा नहीं, 5% इन केस ऑफ रफ कैलकुलेशन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने मशीन मिक्सिंग का बता दिया, 2 मिक्सिंग होगी, सॉरी मैंने बता दिया मशीन मिक्सिंग का। हैंड मिक्सिंग पूछा है मैंने, मशीन मिक्सिंग बता दी।
ये 5% है और ये 10% है, 10% है। ठीक है, आप लोग का सही था, नवीन और सॉरी ज्योत्सना और जितेंद्र का सही था, 10%। नवीन पहले अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आज थोड़ा क्वेश्चन से पीछे, कल मैं स्टार्टिंग उसी टॉपिक से कर दूंगा। ठीक है, मुझे आप लोग ना पहले टेक्स्ट कर दिया करो क्लास के ना पहले मुझे बता दिया करो, मैं क्लास की शुरुआत ही उस टॉपिक से करूंगा। फिर क्या होता है कि क्वेश्चन यदि कम होते ना तो फिर थोड़ा मजा नहीं आता। ठीक है, तो आप मुझे क्लास के पहले मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम पर, एकदम मुझे 11-12 बजे 12:30 बजे तक बता दो कि सर आज इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, हाँ तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी देख लो, आज बता दो, कल मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। मशीन मिक्सिंग का 5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सेतु कॉन्क्रीट पाइल्स इज, हाँ जी, हाँ जी, कास्ट इन सितु कॉन्क्रीट पाइल्स इज क्यूरिंग टाइम। हाँ, अभी उसके क्वेश्चन भी आएंगे ना, उसके क्वेश्चन भी आएंगे, ब्रिक मैजनरी और स्टोन मैजनरी दोनों, धनंजय, एक नहीं दोनों। ठीक है नवीन, सेंड जरूर कर देना मुझे। इसके अलावा ये वाला टॉपिक भी और उधर वाला भी व्हाट्सएप कर देना कि सर ये वाला एक्सप्लेन करना है क्लास में, लिस्ट होगी तो लिस्ट भी भेजना, एक एक कर, लेकिन एक दिन में नहीं, एक एक कर अलग अलग दिन में करेंगे उसको। चले, तो यहाँ पर इन क्यूरिंग टाइम काशन सेतु कंक्रीट, बिल्कुल टाइम मॉडरेट भी नहीं रहेगा, लो भी नहीं रहेगा, वेरी हाई भी नहीं रहेगा, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो पाइल है वो अंदर है, तो आपको क्यूरिंग उसके लिए काफी दिनों तक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज which contain less void when compacted are, the aggregate of same nominal size which contain less void when compacted। सेम नॉमिनल साइज होता है, किसका होगा बताइए, सेम नॉमिनल साइज इनमें से बताइए किसका होगा, बताइए सभी लोग। बी नहीं जितेंद्र, नवीन, मयंक, सी सही है। सेम नॉमिनल साइज वाले एग्रीगेट आपके पास पर राउंडेड है, ये नहीं। फ्लैकी या इलोंगेटेड या इरेगुलर को हर बार सही तरीके से यदि कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो उसमें एयर वॉइड आपके पास पर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। राउंडेड में वॉइड ज्यादा होता है, माना मैंने बात आपकी, लेकिन अब बात अपन करते हैं क्वेश्चन के अंदर पर, है ना, अभी वो उसमें भी बताऊंगा कि कब ज्यादा और कब कम। द एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज, पहली बात तो सेम नॉमिनल साइज की बात कर रहा था, सेम नॉमिनल साइज फ्लैकी और इरेगुलर में होगा नहीं। आर कंटेन लेस वॉइड व्हेन कॉम्पैक्टेड, यदि डिफरेंट नॉमिनल साइज यदि बोलता तो इरेगुलर आ जाता। समझ आ रही बात धनंजय? चलिए, तो डेंसिटी ऑफ आरसीसी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बताइए कितना होगा। ऑप्शन ए है ना, सबको पता है ना। और मास कंक्रीट का, और मास कंक्रीट का कितना होगा?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाइम कंक्रीट का भी लिखो यार, सभी लोग लाइम कंक्रीट का भी लिखो। हाँ जी, लाइम कंक्रीट का भी लिखो यार। लाइम कंक्रीट का भी लिखो। ठीक है। हाँ, इन जनरल मतलब नवीन, यदि लाइम कंक्रीट यूज करोगे तो फिर इसमें से क्या यूज करोगे? रेंज तो दे दिया आपने। किलो न्यूटन बोल रहे हो, न्यूटन बोल रहे हो नवीन? कितनी किलो न्यूटन होगी क्या? लाइम कंक्रीट यदि बनाते हो तो जब उसका वेट निकालोगे तो क्या 1700 से 2200 के बीच में लोगे क्या? क्या लोगे 1700 से 2200 के बीच में इन जनरल? चलो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। द एग्रीगेट हैविंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड ड्राई सरफेस इज नोन एज। क्या कहलाएगा? द एग्रीगेट हैविंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड ड्राई सरफेस इज नोन एज। मॉइस्चर्ड एग्रीगेट तो नहीं कहलाएगा, ड्राई एग्रीगेट भी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, सैचुरेटेड अंदर से है लेकिन वो ड्राई है बाहर से। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज नोन एज क्रीप कोफिशिएंट। ये पढ़ चुके हैं अपन, क्योंकि है ना। 236, 237, आज 40 तक करेंगे अपन क्वेश्चन। 236, 237, 238। The ordinary grading of curve of an aggregate represent cumulative percentage passing through each sieve plotted on normal scale, cumulative percentage passing through each sieve plotted on logarithmic scale, sieve size plotted on normal scale, sieve size plotted on logarithmic scale। 234 नहीं आया? कौन सा नहीं आया भाई धनंजय? समझ में आया कि नहीं? अरे भाई देखो, मॉइस्चर्ड एग्रीगेट कौन बोलते हैं? मॉइस्चर्ड एग्रीगेट, गीला एग्रीगेट जो आपको हाथ लगाओ ना तो गीला मिले, दैट इज मॉइस्चर्ड एग्रीगेट। समझ आ रही मेरी बात धनंजय? हाथ लगाओ, हाथ में आपने रखा उसको, दैट इज मॉइस्चर्ड एग्रीगेट। पानी डाल दिया, पानी पूरी सरफेस पर भी है, अंदर भी चला गया, दैट इज मॉइस्चर्ड एग्रीगेट। क्लियर है? वो होता मॉइस्चर्ड एग्रीगेट। ड्राई एग्रीगेट आपके पास पर सूखा सूखा एग्रीगेट है, ना अंदर पानी है ना बाहर पानी। सैचुरेटेड सरफेस एग्रीगेट, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, जिसकी अंदर से यदि आप देखेंगे अंदर से एग्रीगेट आपके पास पर गीला है लेकिन बाहर से सरफेस उसकी सूख चुकी है, दैट इज सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ऐसे एग्रीगेट मॉइस्चर एक्स्ट्रा अब्सॉर्ब नहीं करते लेकिन थोड़े लाइट वेटेड होते हैं, डेंस नहीं होते। हाँ जी, 236 का, 236 का ए होगा क्या नवीन? सोचकर बताओ। बाकी लोग भी बताइए।
बाकी लोग भी बताइए। नवीन 234 का, 236 का, हाँ 236 का, 34 नहीं। हाँ नवीन, पहले आपने क्या दिया था? ए दिया था। बी, बी क्यों चेंज किया, रीजन बताओ मुझे। बाकी लोग थी ज्योत्सना नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ जी, ध्यान से समझो ये दोनों के बारे में डिफरेंस, नॉर्मल स्केल और लॉगरिथमिक स्केल। whenever the difference between data is very minimum, जब बहुत कम होता है तब हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल से उसे दिखाते हैं। ओके, सो हम लॉगरिथमिक स्केल का यूज करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो कर्व वगैरह देखने को मिलती है आपको कोरोना की, वो भी लॉगरिथमिक स्केल में देखने को मिल सकती है। डिफरेंस यदि बहुत कम होता है तो यहां पर मैं बात करते हैं कम्युलेटिव। पहली बात तो ये नहीं होता कम्युलेटिव परसेंटेज में ही होता है। तो जो आपके पास पर एग्रीगेट ग्रेडिंग की जो कर्व होती है, एग्रीगेट ग्रेडिंग की जो कर्व होती है वो क्या करती है, एग्रीगेट ग्रेडिंग की जो कर्व होती है वो क्या करती है, इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली। वो क्या करती है, एग्रीगेट का वो क्या करती है, एग्रीगेट का जो आपके पास सर प्रपोर्शन है ग्रेन साइज का, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट ग्रेन साइज है ना, जैसे अलग अलग सीव में क्या क्या एग्रीगेट आए उसको ना, उसके प्रपोर्शन को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। यदि उसको प्रपोर्शनल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है तो उस ग्राफ में आपके पास पर जो एक्सिस होगी, उस एक्सिस में जो डेटा रहेगा वो लॉगरिथमिक स्केल में रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लॉगरिथमिक स्केल में तब रहेगा जब आपके पास पर डेटा में वेरिएशन बहुत कम होगा। यदि वेरिएशन बहुत कम में होता है तब आप लॉगरिथमिक स्केल का यूज करते हैं, यदि बहुत ज्यादा होता है तो यू कैन यूज नॉर्मल स्केल। समझ आया नवीन? तो कब यूज करना है लॉगरिथमिक स्केल और कब यूज करना है अभी। जैसे मैं आप लोग के रिजल्ट है ना, आप लोग के जो रिजल्ट आए थे उसके क्विज के जो आ रहे हैं ना रिजल्ट, तो मैं टॉप 10 का यदि मैं रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा तो कौन सी स्केल में करूंगा बताइए, नॉर्मल स्केल या लॉगरिथमिक स्केल में? बिल्कुल, आप लोग के जो क्विज के रिजल्ट थे उसको मैं जो कंपेयर करूंगा वो लॉगरिथमिक स्केल में करूंगा, क्योंकि सभी के मार्क्स में डिफरेंस बहुत कम था। क्लियर है? इसीलिए। लेकिन जब इंडिया का रिजल्ट आता है, इंडिया का जब रिजल्ट आता है, जैसे कल आया ना आपका एसएससी जेई के मेंस का, तो बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आए, बहुत सारे मतलब थे करीबन 15-20। आज तो आपके 3-4 स्टूडेंट आए थे मिलने के लिए मुझसे, मुझसे भी और भी बहुत सारे फैकल्टी से मिलने आए हुए थे। स्वीट्स लेकर आए थे। आप लोग अगले साल आओगे लेकर, आप सभी लोग। तो वो आए थे कि सर सिलेक्शन हो गया हमारा, हमने यहाँ एग्ज़ाम निकाल ली ना, या ये एग्ज़ाम निकल गई हमारी। और एक दो स्टूडेंट तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, जैसे आप लोग हो गए ना, बस वैसे ही। मतलब मैं उनको, यदि वो लोग गलत डायरेक्शन में पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे ना, ऑनलाइन से कुछ भी पढ़कर बोल देते थे सर ये ऐसा है, मैं तो हर जगह ऑनलाइन में पोर्टल में देख रहा हूँ ये मिल रहा है, मैं फ़ोन लगा के चमकाता था उनको। वैसे वाले ही बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उनमें से 2 तो आज आए थे, उनका नाम भी मैंने रखा था। दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, एक का नाम चंगू रखा था, एक का मंगू रखा था। चंगू मंगू थे दोनों, दोनों का सिलेक्शन हो गया। चले, तो ध्यान रखो कि आपके पास पर आपके जो जब रिजल्ट आता है एसएससी जेई का, तो वो नॉर्मल स्केल पर आएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएशन मार्क्स का बहुत ज्यादा होता है ना, इसीलिए। चलिए, तो इतना पता रहना चाहिए अपने को। ये आगे भी काम आएगा यार, आगे मतलब बहुत काम आएगा आपको, किसी भी चीज में काम आएगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237, 238 और 239। The moisture content and percentage absorption of water associated with aggregate are
इसको 237 तक ही करते हैं आज, लास्ट क्वेश्चन ये 237 यहां तक ही करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 237 का। द मॉइस्चर कंटेंट एंड परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ एग्रीगेट आर, दोनों सेम होता है अलग अलग होता है? धनंजय अलग अलग होता है। मॉइस्चर कंटेंट एंड परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ एग्रीगेट, एग्रीगेट में कितना वाटर कंटेंट है और कितना एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, एडजॉर्ब लिखा है। हाँ जी, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा है कि नहीं सभी ने? बताइए, अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए शायद सॉइल के। बताइए बताइए। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? सेम ही चीज है। क्लियर है? अरे सेम रहने वाला है कि नहीं? कितना मॉइस्चर कंटेंट है या कितना एब्जॉर्ब कर सकता है एक पार्टिकल आपके पास पर मॉइस्चर को, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट दैट अ पर्टिकुलर सॉइल कैन हैव। ओके, चलिए तो आज का पार्ट अपन यहां तक देख रहे हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे। और कल नवीन मुझे एक बार और टेक्स्ट करो यार कि कल कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक में थोड़ा सा जानना है ना? मुझे टेक्स्ट करो अभी व्हाट्सएप, अभी करना, नहीं तो तुम भूल जाओगे और मैं भी भूल जाऊंगा। मैं तो देख लूंगा क्लास के पहले। उसके बाद किसी को लगता है कि कोई जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड यदि आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हम लोग को नहीं बना या इसमें थोड़ा सा बताइए, तो मैं बता दूंगा। क्लास के स्टार्ट में बताओ यार, बीच भी एक बार अपन स्टार्ट में देख ले, उसके बाद अपन बीच में पूरा क्वेश्चंस के फ्लो में चलते चले तो अच्छा रहेगा ना। और जितेंद्र, मैंने एक फाइल जो सेंड किया था आपको, नंबर ऑफ फाइल्स, वो सबको सेंड कर देना इंडिविजुअली, ठीक है? इसलिए मैंने आपको इंडिविजुअली भेजा था, ठीक है? चलो, और कुछ लगता है मटेरियल यदि नहीं है आप लोग के पास पर, कोई सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट है टेक्स्ट बुक नहीं है, मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं टेक्स्ट बुक सेंड कर दूंगा। जो ऑथर की बोलोगे तो वो तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग अच्छे ऑथर्स की भेज दूंगा। मयंक, तुम्हें सेंड नहीं हुआ क्या? ये तो बोल रहा है सबको सेंड किया। नहीं हुआ हो तो आज कर देना, जिसको नहीं हुआ वो जितेंद्र से कांटेक्ट कर ले, वो कर देगा, ठीक है? चलिए कल मिलेंगे अपन, तब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो।